गुड मॉर्निंग बच्चों ज्योग्राफी की जो थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास है, इसलिए ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने अपने एक चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का फर्स्ट सेगमेंट देखा था और आज उसी के जो आपके प्रश्न हैं जो आपने मेरे से पूछे हैं उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही रोचक है। अभी तक हम जिस तरह इंडस्ट्रीज़ को समझते रहे हैं हम आप, उसके पर्सपेक्टिव में ये हमारी एक और नॉलेज को इन्हेंस करता है। हमने देखा कि किस तरह ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी व्यूज़ दी हैं, जिसमें चाहे वेबर हो चाहे स्मिथ हो, सभी के अपनी अपनी एक पर्सपेक्टिव है जिस तरह से वो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन में। तो बच्चों प्रश्न लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। बच्चों हम जानते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पे हम बहुत सारी तरह की प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं और ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ बहुत सारा रॉ मटेरियल देते हैं। इन रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, ये बहुत समय तक स्टोर नहीं हो सकते या हमें उनको बहुत कंज्यूम करने के लिए उनको प्रोसेस करना पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वो सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारी मशीन्स होती हैं जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलती हैं, जिसके कारण वो प्रोसेसिंग के लिए उपलब्ध हो पाते हैं, वो उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, उनका फॉर्म कन्वर्ट होता है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल के फॉर्म को, उनकी ड्यूरेबिलिटी को और उनकी यूजेबिलिटी को इन्हेंस करने वाली सेकेंडरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। आगे चलते हैं बच्चों। हमने फैक्टर्स की बात की और इन्हीं फैक्टर्स को पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि हमारे ज्योग्राफी में जो थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन है, जिसको लीस्ट कॉस्ट थ्योरी कहते हैं, वो 1909 में वेबर की थ्योरी है और इसमें मूल रूप से जो फैक्टर्स हैं उनको एक अलग पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश की गई है। किस तरह ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन, ये तीन फैक्टर्स जो हैं किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते। प्रश्नों में जो एक इसी पर्सपेक्टिव में एक प्रश्न है कि इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन क्या होता है। बच्चों इसका एक उदाहरण लेते हैं गुड़गांव से। मानेसर में मारुति बनाने की फैक्ट्री है। आप जानते हैं कि किसी भी कार बनाने वाली फैक्ट्री को बहुत सारे जो इनपुट्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। सपोज़ हो सकता है कुछ आयरन एंड स्टील की आवश्यकता पड़ती हो, कुछ रबड़ की आवश्यकता पड़ती हो, कुछ विंडशील्ड की आवश्यकता पड़ती हो, कुछ प्लास्टिक की आवश्यकता पड़ती हो। अब अगर आप गुड़गांव देखें तो जहां हमारी मारुति की जो असेंबली यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पर बहुत सारी वो इंडस्ट्रीज़ जो इसके रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं वो आपस में लगी हुई हैं। यानी अब जब भी कभी कार बनाने की या कार असेंबली करने की बात आएगी तो जो भी रॉ मटेरियल चाहिएगा वो विदाउट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वहीं उपलब्ध होगा, क्योंकि वो वहीं बनता है। तो इस तरह क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन में एक खास तरह के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट होते हैं, जिसमें कोई भी उद्योग को जो रॉ मटेरियल आवश्यक होता है वो वहीं लोकली उपलब्ध होता है और दूसरा उद्योग जो चीज़ को फिनिश्ड गुड को प्रोड्यूस कर रहा हो सकता है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल हो। तो इस तरह इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन का एक पक्ष ये है कि उद्योगों में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमल हो जाती है, जिससे चीज़ों को परिवहन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे लागत कम होती है। पहली बात। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन में एक और ख़ास बात होती है जिसको इंटरनल सेविंग कहते हैं। सपोज़ किसी भी जगह एक उद्योग लगा, जब वो एक उद्योग लगा तो उसने वहाँ पे सड़कों की सुविधा लेने के लिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लेने के लिए, वहाँ पानी की सप्लाई लेने के लिए काफ़ी मेहनत की। लेकिन अब जब दूसरा उद्योग वहाँ आके लगता है तो उसको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो सारी सुविधाएं वहाँ पहले से उपलब्ध होती हैं। दूसरा आता है तो फिर वो और उपलब्ध हो जाती हैं, उसके बाद कोई और आता है तो वो उपलब्ध रहती हैं। तो इस तरह इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन जो है वो एक ख़ास तरह की इंटरनल सेविंग करता है और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ईज़ ऑफ करता है, जिसके कारण दुनिया भर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और उनकी सब्सिडरी इंडस्ट्रीज़ और उनकी ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं एक दूसरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एक जगह स्थापित हो जाती हैं। इस तरह की एरियल यूनिट को, जहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली होता है, उसको इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन कहते हैं।
एग्लोरोमेशन होता है मतलब इकट्ठा होना, समूहन होना किसी भी उद्योग का, वो इंडस्ट्रियल एग्लोरोमेशन कहलाता है। और वेबर की थ्योरी में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसपे हमारे फैक्टर्स सारे डिटरमाइन करते हैं। एक और बात थी जो वेबर की थ्योरी से निकल के आई थी, हम सभी ने देखी कि एक चीज़ होती है मटेरियल इंडेक्स। मटेरियल इंडेक्स क्या होता है? हम जानते हैं कि हर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। यदि हम उसके रॉ मटेरियल को और उसके फिनिश्ड गुड को डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक नंबर निकल के आता है जिसको हम मटेरियल इंडेक्स कहते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने वहाँ बड़े आसान शब्दों में बताया था कि वेबर की थ्योरी के अनुसार जो जो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका रॉ मटेरियल बल्की है यानी ग्रॉस है, और जो वेट लूजिंग हैं वो सारी की सारी रॉ मटेरियल साइड के पास लगती हैं क्योंकि उनका मटेरियल इंडेक्स अच्छा नहीं है। वहीं जो जो प्योर हैं जिनका मटेरियल इंडेक्स अच्छा है वो सारी की सारी मार्केट साइड के पास लगती हैं क्योंकि उनका जो मटेरियल है वो प्योर है, सभी जगह उपलब्ध है, लाइट वेट है, कुछ उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मार्केट साइड के पास लगना प्रेफर करता है, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ना देनी पड़े फिनिश्ड गुड्स की। तो इस तरह मटेरियल इंडेक्स किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन में रॉ मटेरियल के पर्सपेक्टिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते आप सभी को पता होना चाहिए। वहीं इसी चैप्टर में हमने कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात की जिनको फुटलूज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। बच्चों, फुटलूज इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनकी कोई लोकेशन प्रेफरेंस नहीं होती, उनको किसी खास तरह का रॉ मटेरियल आवश्यक नहीं होता। जैसा मैंने पीछे बताया था क्लास में कि ये फुटलूज इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं और मूल रूप से इन्हें स्किल्ड लेबर, इंटरनेट कनेक्शन, लाइट फैसिलिटी और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की ही आवश्यकता होती है। कोई इनपुट के तौर पर बेसिक रॉ मटेरियल नहीं आवश्यक होता है, इसलिए इनकी टेंडेंसी होती है कि ये कहीं भी लोकेट हो जाती हैं। जैसे घड़ी बनाने वाले, अगर घड़ी के जो रॉ मटेरियल है देखें तो वो लाइट वेट है और नॉन वेट लूजिंग है, तो जिसके कारण उसकी जो वैल्यू एडिशन हो रही है वो कहीं भी की जा सकती है क्योंकि असेंबली ही करनी है। तो इस तरह फुटलूज इंडस्ट्री की लोकेशन प्रेफरेंस ना होने के कारण वो कहीं भी स्थापित हो जाती। इसी तरह हमने बात की थी प्योर रॉ मटेरियल की। जैसे प्योर रॉ मटेरियल वो होता है जिसमें वेट लूजिंग ना हो, जो जितना आए उतना ही फाइनिस्ट गुड बने। जैसे कॉटन इंडस्ट्री है तो इसमें कोई वेट लूजिंग नहीं होती। अगर आपने 100 किलो कॉटन ली है तो 100 किलो ही कपड़ा बनेगा। वहीं वेट लूजिंग वो होते हैं जिनका वेट लूज़ हो जाता है। जैसे शुगर केन इंडस्ट्री है, आप गन्ना लें, गन्ने से चीनी बनाएं तो आप देखेंगे दोनों के वेट में बहुत अंतर आता है। चीनी कम बनती है, गन्ना ज़्यादा लगता है, बहुत सारा रॉ मटेरियल लॉस हो जाता है, तो इसको हम वेट लूजिंग इंडस्ट्री कहते हैं। इनको हम ग्रॉस एंड बल्की भी कहते हैं। बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जैसे आयरन एंड स्टील है जिसका रॉ मटेरियल बहुत भारी है, जैसे आयरन ओर है या आपका कोल है, लाइमस्टोन है, ये सभी बहुत भारी हैं, बॉक्साइट भी बहुत भारी है। तो इस तरह इनको प्रोसेस करने के लिए जो हम जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उनको बल्कि ग्रॉस रॉ मटेरियल कहते हैं जिनका वेट बहुत अधिक होता है। बच्चों, हमने जब इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन देखा था इस चैप्टर में तो हमने एक खास तरह की इंडस्ट्री जिनको कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ थी उनको छोड़ दिया था। बच्चों, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन के आधार पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत लगी होती हैं। मूल रूप से ये लोगों का ऐसा समूह होता है जिसमें लोग एक उद्योग को स्थापित करते हैं और सभी उसमें हिस्सेदार होते हैं। लाभ और जो हानि होती है बट जाती है और मूल रूप से हर किसी का हिस्सा उसके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट और उसके द्वारा की गई मेहनत पे निर्भर करता है। ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन पे चलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे आप देखें अगर हरियाणा को बात करें तो वीटा मिल्क है, तो वीटा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जो इसके मेंबर्स हैं उन्होंने एक खास तरह की जो मिल्क सप्लाई एंड मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन की एक इंडस्ट्री शुरू की जिसको वीटा कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। या अमूल है, अमूल भी एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे उसके स्टेक होल्डर्स हैं, छोटे छोटे। वो स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार बहुत सारा दूध इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बाद में जो इनकम होती है उसको अपने प्रोपोर्शन के जो डोनेशन था उसके हिस्से से बांट लेते हैं। तो इस तरह के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी हैं।
मूल रूप से यदि हम भारत में देखें तो जो चीनी उद्योग है वो मूल रूप से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्म में ही चल रहा है। इसी तरह जो मिल्क है वो भी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, जिसमें अमूल है, वीटा है, पारस है। तो इस तरह से बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहलाती हैं, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। इसी क्रम में इस चैप्टर में एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको MNCs कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। बच्चों, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ऐसे कॉरपोरेशंस होते हैं जो किसी एक देश में काम नहीं करते हैं बल्कि एक देश से अधिक देशों में अपना व्यापार करते हैं। आप देखें जैसे पेप्सी है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, वो कहीं एक जगह उसका हेड ऑफिस है और कहीं एक जगह वो या दो जगह वो प्रोडक्शन करती है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मार्केटिंग जो है, उसकी जो ट्रेड है, उसकी जो कॉमर्स है, वो पूरे वर्ल्ड ओवर फैली हुई है। तो इस तरह की जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको हम MNCs कहते हैं। MNCs में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, जो कार मेकिंग कंपनी हैं, वो वर्ल्ड की किसी और कंपनी, किसी जगह हेडक्वार्टर होता है, वो कहीं और मैन्युफैक्चर करती हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन उनका वर्ल्ड ओवर होता है। तो इस तरह की कंपनी को हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आज वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रिसोर्सेज के एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइजेशन, टेक्नोलॉजी के डिफ्यूजन और साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे जो होने वाला टोटल ट्रेड एंड कॉमर्स है, सभी जगह इनकी एक बड़े हिस्सेदारी है और ये एक तरह से जाइंट कंपनीज़ हैं। यदि हम अफ्रीका की बात करें तो बहुत सारी ऐसी ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज़ हैं जो जिनका जो टोटल बजट है वो अफ्रीका के कई देशों से भी बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं बहुत बड़े जाइंट हैं जो ट्रेड को, कॉमर्स को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इनका एक और इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये गरीब देशों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उन देशों की इकोनॉमी को बढ़ावा भी मिलता है इनिशियली, लेकिन इन लॉन्ग रन ये प्रॉफिट को एक्सट्रैक्ट करती हैं, जिससे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन होता है और इकोनॉमीज़ को इन लॉन्ग रन बहुत नुकसान होता है। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में, इस लिबरलाइजेशन के एरा में बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ओरिजिनेट होके आई हैं। इंडिया में भी बहुत सारी काम करती हैं, इसी तरह वर्ल्ड ओवर भी ये बहुत सारी काम करती हैं। तो इस तरह बच्चों इस चैप्टर में हमने इंडस्ट्रीज़, उनके डेफिनेशनल एस्पेक्ट, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग और साथ ही साथ हमने वेबर की थ्योरी के पर्सपेक्टिव में जो मेन क्रक्स है जो इंडस्ट्रियल लोकेशन का, वो हमने देखा। इसी चैप्टर का जो सेकेंड हाफ है उस चैप्टर में हम देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड ओवर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका स्पेशियल पैटर्न क्या है और कौन कौन से मेजर जो इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन के रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत सारे उद्योगों का समूहन एक साथ हुआ है, वो स्थापित हुए हैं। तो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि अभी भी आपके कोई प्रश्न बच गए हैं तो आप मेरे से दोबारा से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।